जैसे मैंने बोला था कि भाई या तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा या फिर लाइव आऊँगा और डिस्कस करेंगे जो लोग वोकेशनल कोर्स करते हैं फिनलैंड में, ठीक है, चाहे वो अ, किसी भी कंट्री के हो, अगर वोकेशनल कोर्स के लिए फिनलैंड में आते हैं तो जनरली उनको बी टाइप का परमिट मिलता है। तो आगे चल के वो ए टाइप के परमिट में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो वोकेशनल कोर्स वाले जो बी टाइप के परमिट पे आते हैं वो आगे चल के ए टाइप के परमिट में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। डायरेक्टली कोई कन्वर्जन नहीं होता कि आपने किया और आप सीधे कन्वर्ट कर लो। तो ए टाइप के परमिट के लिए आपको कोई पाथ चूज करना पड़ेगा, ठीक। तो पहला तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पाथ होता है कि भाई अगर आपने वोकेशनल कोर्स किया, ड्यूरिंग द कोर्स अगर आपने फिनिश लैंग्वेज भी सीखी, तो फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बार बार बोल चुका हूँ कि एज कम्पेयर टू जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज, उनके कंपैरिजन में जो वोकेशनल कोर्स है वो फार बेटर है। फार बेटर क्या मतलब, 100% कोई कंपैरिजन नहीं है। मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज यू विल नेवर एवर गेट अ जॉब इन फिनलैंड। बेस्ड ऑन जो आपका जो कोर्स, उसके बेस पे आपको जॉब नहीं लगेगी डिप्लोमा कोर्सेज पे। वोकेशनल कोर्सेज में ऐसा नहीं है, बशर्ते कुछ लोग की ऐसा भी है कि विदाउट लैंग्वेज भी मतलब उनका हो जाता है, डिपेंड करता है किस फील्ड से आप वोकेशनल कोर्स करते हैं। लेकिन अगर आपने ड्यूरिंग द वोकेशनल कोर्स लैंग्वेज सीख ली, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट चाहे ज़्यादा हो कम हो, वोकेशनल कोर्स के दौरान अगर आप लैंग्वेज सीखते हो और आपको फिनिश लैंग्वेज भी तो आती है, इतना कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वोकेशनल कोर्स करने के बाद आप डायरेक्ट जॉब कर सकते हो। और जॉब के बेस पे मैंने देखा है कंपनीज में लोग जो जॉब कर रहे हैं वोकेशनल कोर्स मतलब करने के, वोकेशनल कोर्स करने के बाद जो जॉब कर रहे हैं, तो वो उनको क्या कहते हैं, ए टाइप का परमिट मिला है, मतलब जॉब के बेस पे। अगर आप वोकेशनल कोर्स कंप्लीट करते हुए अगर आपको जॉब लग जाती है तो आपको ए टाइप का परमिट आप जॉब के बेस पे या वर्क के बेस पे ले सकते हैं। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है कि भाई आपने जॉब कर ली। लेकिन अगर आपको मान लीजिए डिग्री करनी है, जैसे बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है, तो वोकेशनल कोर्स के बाद अगर आपको बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल जैसे क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में या जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है, तो कुछ जो क्या कहते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि बैचलर जो सॉरी वोकेशनल कोर्स वालों की रिजर्व सीट्स होती है। रिजर्व सीट्स मीन्स एक तो होता है कि जॉइंट एप्लीकेशन के बाद, जॉइंट एप्लीकेशन के थ्रू आप अप्लाई करते हो बैचलर मास्टर्स के लिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जो जिन्होंने वोकेशनल कोर्स किया है उनके लिए रिजर्व सीट्स रखी हैं, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये नहीं है कि सीधे आपने किया, जाहिर सी बात है मेरिट के बेस पे होगा, ठीक है, कि आपके क्या ग्रेड आए हैं ड्यूरिंग द वोकेशनल कोर्स। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने वाकई सीट्स रिजर्व की हैं, रिजर्व रखी हुई है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, कुछ कोर्सेज का भी एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वाकई डिग्री कोर्स करना है, उसके बाद तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आप डिग्री कोर्स में एडमिशन लेते हैं, डिग्री कोर्स में आपको ए टाइप का ही परमिट मिलता है डायरेक्ट। तो ये आपको पता है कि बैचलर डिग्री में अगर आपका एडमिशन हुआ तो आपको जैसे आपने एडमिशन लिया आपको ए टाइप का परमिट मिलेगा, तो आप अपना परमिट तुरंत आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जैसे मैंने बोला कि या दो तरीके के हैं, या तो आप जॉइंट एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें या तो फिर सिलेक्शन हो, जिस तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मतलब रिजर्व नहीं होती हैं सीट्स, उनके थ्रू आप देखते हो बैचलर में सीधे एडमिशन के लिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जिनके बारे में बात करूंगा मैं, जिस कोर्सेज के बारे में बात करूंगा जिनमें रिजर्व सीट्स होती हैं वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए। आपके क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हो वो मैं बाद में कवर करता हूँ, पहले इस बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। रही बात कि भाई ये तो आपको पता ही है कि एज ए स्टूडेंट्स आपको, अगर आपको फिनलैंड में रहना है तो 800 यूरो पर मंथ आपको जो है क्या ड्यूरिंग द वोकेशनल कोर्स ही बता रहा हूँ, अगर आप वोकेशनल कोर्स के लिए भी आते हो तो भी आपको जो 800 यूरो पर मंथ जो भी आपका लिविंग एक्सपेंस है वो आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है ना, वो आपको दिखाना ही पड़ेगा। फीस कुछ लोग अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई या फ्री हो गई या जो भी है वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन अगर आपको क्या कहते हैं लिविंग एक्सपेंस तो इतना आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर होगी। वोकेशनल कोर्स भाई आप पूछ रहे हो, वोकेशनल कोर्स भी आप opintopolku.fi जो आपकी वेबसाइट है उस पर जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। opintopolku कई बार बता चुका हूँ मैं, उस वेबसाइट पे आप किसी भी तरीके के कोर्स, चाहे वो बैचलर हो, मास्टर हो, वोकेशनल कोर्स, सारे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक भाई। क्लियर हो गई ये बात। तो ये ए टाइप का परमिट आपको समझ में आ गया कि या तो आपने वोकेशनल कोर्स किया, जॉब पाई, आपको ए टाइप का परमिट मिल जाएगा जॉब के बेस पर, अगर आपकी जॉब लगी फुल टाइम या जो भी है 2 साल से ज़्यादा जो भी है तो आपको मिल जाएगा ए टाइप का परमिट। या फिर वोकेशनल कोर्स के बाद अगर बैचलर में एडमिशन लेते हैं
या तो आप सिलेक्शन क्राइटेरिया के थ्रू लेते हैं, या कुछ यूनिवर्सिटीज में रिजर्व सीट्स उसके थ्रू भी अगर लेते हो, तो जैसे ही आप एडमिशन लेते हो उसके तो आप अप्लाई करोगे अगर बैचलर में एडमिशन के लिए, तो आपको ए टाइप का परमिट मिलेगा, क्योंकि बैचलर्स और मास्टर्स जो भी डिग्री कोर्सेज हैं उनके लिए ए टाइप का ही परमिट मिलता है फिनलैंड में, और जो भी बेनिफिट्स ए टाइप के हैं वो आपको आपको मिलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। अब मैं बात करता हूं कि भाई जो वोकेशनल कोटा होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट बेस्ड जो आपका एडमिशन मीन्स, अगर आपने फिनलैंड से आपने क्या कहते हैं सर्टिफिकेट लिया है, तो क्या कहते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में कुछ सीट्स होती हैं जो रिजर्व होती हैं, जो आपने चूंकि वोकेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट लिया उसके बेस पे आपको क्या कहते हैं मिल जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने 2015 या 2015 के पहले वोकेशनल कोर्स किया है उनके लिए रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है, उनके लिए रिजर्व सीट्स नहीं होंगी यूनिवर्सिटी में। 2015 के बाद जिन्होंने वोकेशनल कोर्स किया है उनके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कि आपका रिजर्व सीट्स होती है। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं मेट्रोपोलिया जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस है हेलसिंकी में, मेट्रोपोलिया यूनिवर्सिटी, तो उसने क्या किया कि जो वोकेशनल ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए इंटरनेशनल बिजनेस में अगर आपको करना है, ठीक है, बैचलर डिग्री, या आपको इंटरनेशनल बिजनेस एंड लॉजिस्टिक्स में करनी है, तो इसमें 5 सीट्स हैं। ठीक है, अराउंड 20%, टोटल सीट्स की 20% रिजर्व है। बात समझ में आ गई। उसी तरीके से अगर रोवन एमी है जो आपका, तो रोवन एमी में जो आपका क्या कहते हैं लाप्लांट की बात कर रहा हूँ मैं, लाप्लांट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, तो उसमें भी अगर आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करनी है, इवन मशीन लर्निंग करनी है, आपको डेटा इंजीनियरिंग करनी है, तो 5 जो सीट्स हैं वो रिजर्व हैं जो लोग वोकेशनल कोर्स करके आते हैं। उसी तरीके से आपको मान लो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए जो होता है, या इंटरनेशनल स्पोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट है, उसके लिए भी 5 जो सीट्स रिजर्व है इसमें लाप्लांट में, जो आपकी वोकेशनल कोर्स वालों के लिए। उसी तरीके से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में अगर आपको बैचलर करना है तो उसके लिए भी आपकी 5 सीट्स अवेलेबल, चूंकि पता है आपको लाप्लांट में टूरिज्म का बहुत बड़ा वो है। अगर आप लैंग्वेज सीखते हैं और कोई वाले कोर्स करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा है। भले ही मैं फिर बता रहा हूँ कि भले ही अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन इस टाइम बहुत ज़्यादा है, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, फिर भी जो चीज़ें हैं डिमांड में, तो जैसे अगर आप रोवन एमी रीजन है, अगर आप लैंग्वेज, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, इन जो इस तरह की चीज़ें होती है ना, जो इस तरह के कोर्सेज होते हैं उसमें लैंग्वेज बहुत बड़ा। आप सोचो कि सीधे कर लो सीधे हो जाएगा, सब हाई फाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लैंग्वेज आपको, मेरा मानना है अगर आप वोकेशनल कोर्स के लिए आते हैं तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, अदर देन जो आपका कोर्स करिकुलम उसको फॉलो करने के साथ साथ आपको अपनी लैंग्वेज पे भी मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा कमांड करना पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी लैंग्वेज, और लोग सीखते हैं यार। ठीक है, जो इंटरनेशनल जो लोग इस फील्ड्स में होते हैं वो सीखते भी हैं। खैर, अब नोविया यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ मैं, अप्लाइड साइंस की, जो वासा में भी है, टुर्कू में भी है। वहाँ नर्सिंग की, जो नर्सिंग के लिए अगर आपको बैचलर करना है तो 3 वोकेशनल कोर्स से जो करके आते हैं उनके लिए बैचलर डिग्री के लिए 3 सीट्स आपकी रिजर्व होती हैं। बायोमेट्रिक लेबोरेटरी में अगर बैचलर आपको करना है तो उसके लिए भी 1 सीट रिजर्व है। और मेरी टाइम टेक्नोलॉजी में, मेरी टाइम मैनेजमेंट में, तो कई सारे कोर्सेज हैं आपके जो कि इनके लिए रिजर्व सीट्स हैं आपके, जो लोग वोकेशनल कोर्स करके आते हैं। ज़्यादा आपका कोई कंपटीशन या इस तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा इनके लिए। बाकी आप अदर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो जो भी उनका क्राइटेरिया होगा वो आप चेक कर सकते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया ओपिंतोपोल्कू, OPINTOLKU, आप लोग सब जानते हैं। opintopoulku.fi ऑफिशियल वेबसाइट है फिनलैंड में किसी भी कोर्स को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ बता रहा हूँ और भी हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें कुछ सीट्स आपकी रिजर्व होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गई भाई ये बात। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, वो सीट्स को रिजर्व नहीं करती है, मतलब वोकेशनल जो क्वालिफिकेशन के लिए। पर आप नॉर्मल अप्लाई तो कर सकते हो लेकिन रिजर्व नहीं करती है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी जो अप्लाइड साइंस है, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, ध्यान रखिएगा 2 तरह की यूनिवर्सिटी होती है। यूनिवर्सिटी नॉर्मल यूनिवर्सिटी, एक होती है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस। यूनिवर्सिटी जो अप्लाइड साइंस है उसमें जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताए, कुछ और भी हैं जो सीट्स रिजर्व रखती हैं वोकेशनल कोर्स वालों के लिए। और जिसमें आप देखा होगा ऑप्शन ओपिंतोपोल्कू में जाओगे, सर्टिफिकेट बेस्ड सिलेक्शन एक होता है आपका, जो क्राइटेरिया जो भी आप अप्लाई करें, एक होता है सर्टिफिकेट बेस्ड। तो आप सर्टिफिकेट बेस्ड बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स कहाँ पे, इन फिनलैंड, क्योंकि आपने फिनलैंड में ही कोर्स किया है। चाहे आप 10+2 करें, चाहे आप वोकेशनल कोर्स करें, चूंकि आपने फिनलैंड से ही किया है, तो आप एलिजिबल हैं ये अप्लाई करने के लिए रिजर्व सीट्स में बेस्ड ऑन योर सर्टिफिकेट। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए।
बार बार बोल रहा हूँ मैं फिर बता रहा हूँ कि कुछ लोगों की डायरेक्ट जॉब भी लगी है वोकेशनल कोर्स करने के बाद, लेकिन यार उन्होंने लैंग्वेज सीखी है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। कितनी मेहनत की होगी वो तो मैं ही जानता हूँ, बेचारे कुछ कुछ को पार्ट टाइम मिली, कुछ को नहीं मिली, या रात में कर रहे हैं, दिन में, जो भी कर रहे हैं, कोर्स भी कर रहे हैं, साथ में लैंग्वेज भी सीखी उन्होंने, और कैसे भी करके जॉब मिली है। तो ऐसे भी है लोग जिन्होंने लैंग्वेज सीखी वोकेशनल कोर्स के साथ, बाद में भी जॉब मिल, उनके साथ में जॉब लग गई, या जो भी बोलो आप, वोकेशनल कोर्स करने के तुरंत बाद उनकी जॉब लग गई। ठीक। तो ये जो एक बात है भाई कि दो तरीके से, या तो आपको जॉब डायरेक्ट करना है तो फिर आपको कितनी मेहनत करनी होगी, राइट फ्रॉम द बिगनिंग यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज, राइट। तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अदर वे है कि अगर आपके पास मतलब जाहिर सी बात है पैसे तो होने चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू गेट एडमिशन इन बैचलर डिग्री, तो बैचलर के लिए अगर आप चाहते हैं कि बैचलर में एडमिशन लेना है, तो भी आपका एक ईजी वे है कि कुछ यूनिवर्सिटी में रिजर्व सीट्स होती है, मीन्स आपको ज़्यादा कंपटीशन आपका नहीं होगा क्या, तो वो उस चीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो भाई, डायरेक्ट बैचलर डिग्री में। ठीक। और आप डायरेक्ट ए परमिट उसके थ्रू भी ले सकते हो। तो ये चीज़ तो हो गई मुझे, जो मतलब ये मतलब बताना था आपको भाई कि ये जो एक मतलब वे है जो ए परमिट पर, जो लोग आप पूछते रहो बी टाइप को ए टाइप में कैसे कन्वर्ट करें, बार बार बोल रहा हूँ कोई डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता यार किसी परमिट का, ठीक है ना। और जो लोग बोलते हैं वो फेक हैं, इस तरह की कोई नहीं होता। आपको एक वे पता करना होता है भाई, कि एक वे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा किस वे से आप परमिट अप्लाई करो, बिकॉज अगर आप परमिट अप्लाई कर रहे हो तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये है वोकेशनल जो कोर्स है। उसके बाद जो ये दो पाथ होते हैं, तो आप डायरेक्ट जॉब पाओगे, या फिर आप बैचलर डिग्री के थ्रू अगर आपको ए टाइप का परमिट लेना है, ठीक है। खैर, अब मैं जरा क्वेश्चन आप लोगों के जो भी है, चूंकि बहुत से क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग मैसेज में भेज चुके हो, सॉरी मैं मतलब रिप्लाई नहीं कर पाता यार, चूंकि टाइम भी आप समझो ना कि मैनेज करना होता है। खैर, अभी पहले आपके क्वेश्चन अगर कुछ हो वो कवर कर लूँगा, फिर एक दो क्वेश्चन जो लोगों ने ऑलरेडी भेजे हुए हैं, तो ज़्यादा तो नहीं कवर कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने भेजे हुए हैं मैं वो कवर कर लूँगा भाई क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, तो फिर आपका क्वेश्चन देखता हूँ भाई। ओके, इज फिनिश अ टफ लैंग्वेज? बिल्कुल यार, फिनिश कोई आसान लैंग्वेज नहीं है, टफ लैंग्वेज तो है ही है यार। और टफ उनके लिए भाई, जब जो जो लोग सीख गए वो तो यही बोलेंगे यार ये कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है। तो डिपेंड करता है कि भाई, सीधी सी बात। तो अगर आप सीख सकते हो तो सब आसान है, नहीं सीख पाते तो भाई टफ ही है, सीधी बात है। और वैसे भी फिनिश लैंग्वेज कोई बिल्कुल आसान तो है नहीं इंग्लिश की तरह यार। ओके, क्या है भाई ये क्वेश्चन, क्या लिखा आपने? हाउ टू गेट वोकेशनल कोर्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हाउ टू गेट वोकेशनल कोर्स भाई, ठीक है। आप ओपन तो polku.fi पे जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, और मैं बीच में बताता रहूँगा जो भी कोर्सेज निकले हैं ना, जो अभी निकलने वाले हैं, जो कि जनवरी में आपकी जॉइंट एप्लीकेशन भी आने वाली है। जो लोग स्टूडेंट्स फिनलैंड में मतलब पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, जॉइंट एप्लीकेशन जनवरी में आपकी अराउंड 7 जनवरी ओपन हो जाएगी, और शायद 15-20 चेक करूँगा मैं डेट, इतना टाइम मिलता है आपको फिलअप करने का। खैर, आई एम डूइंग पार्ट टाइम जॉब, देयर नो नीड टू शो माई सेकेंड ईयर लिविंग कॉस्ट, राइट? इज मिग्री आस्क्ड टू शो लिविंग कॉस्ट मनी इन स्टूडेंट अकाउंट इन देयर सेकेंड डिग्री ऑफ मास्टर्स। भाई पार्ट टाइम, आप जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो कितना पैसा आता है, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपको शो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा मैं पार्ट टाइम जॉब कहीं कर रहा हूँ पैसे आ रहे हैं, आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना कि भाई, इवन फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मुझे कोई परमिट अप्लाई करना है, मान लो मेरी परमानेंट जॉब है, इतने साल से जॉब कर रहा हूँ, फिर सब कुछ है, मान लीजिए मुझे मान लो मैं सिटीजन नहीं हूँ, मान लो मुझे एक नॉर्मल क्या कहते हैं परमिट अप्लाई, मान लो मेरे पास पीआर भी नहीं है, नॉर्मल मान लो परमिट कोई अप्लाई कर रहा हूँ बेस्ड ऑन माई जॉब, ठीक है। तो मुझे भी, चूंकि उनके पास सब कुछ है, वो मेरा चेक कर सकते हैं, फिल्म में सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, मेरी पर्सनल आईडी डाल के वो सब कुछ चेक कर सकते हैं, क्या आता है, क्या सैलरी है, कहाँ का। फिर भी मुझे एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ेगा, जिसमें लिखा होगा कि इतने आवर्स पर मंथ ये काम करते हैं, ये इनकी सैलरी है, ये इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से, सब कुछ उसमें लिखा होगा, वो डॉक्यूमेंट मुझे लगाना पड़ता है। तो इट डजेंट मैटर यू आर डूइंग पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब, यू आर अ स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू शो एज ए फाइनेंशियल प्रूफ, देन इट शुड बी द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो जहाँ पे आप जॉब करते हो, अगर वो आपको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फिर वो आपका प्रूफ माना जाएगा। आपके बोलने से नहीं होता कि भाई मैं जॉब करता हूँ मुझे कुछ पैसे आते हैं। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप प्रूफ दिखा सकते हो, और जो कि आपकी लिविंग कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 800 यूरो पर मंथ, जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट की, वो आप प्रूव कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर, फॉर एग्जाम्पल यस, कि आई एम गेटिंग फॉर एग्जाम्पल 800 or 900 euro after taxes, then it's okay.
और ये भी शो कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 500 यूरो पर मंथ, और अदर जो आप दिखा दो बैंक में, तो जो भी, लेकिन आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं स्टूडेंट्स को बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं और स्टडी, मतलब क्या होता है कि ध्यान रखिए आपको अगर स्टूडेंट के लिए आप एक्सटेंड करा रहे हो परमिट, तो स्टूडेंट का स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो आप यूनिवर्सिटी में क्रिएट नहीं करो, यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट कर दिया मिग्री में तो आ ही नहीं रहा है, तो फिर तो आप जब स्टूडेंट ही नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो ये जो पार्ट टाइम जॉब करो बहुत अच्छी बात सब कुछ है, अपना जो स्टूडेंट का जो स्टेटस है, स्टडी स्टेटस है, उसको हमेशा मेंटेन रखना। ओके, फीस क्या होगी? फीस सबकी अलग अलग होती है, फीस आपको चेक करनी पड़ेगी। If I have apprenticeship and my employer wants me to work more than 30 hours per week and I have B permit study visa, can I do more than 30 hours per week or I need to get some changes with MIGRI? देखो भाई, अगर आप क्या क्या कहते हैं, देखो जो रूल है, फॉर एग्जांपल आप ये बोला गया है कि ड्यूरिंग द स्टडी टाइम पे आप 30 आवर्स पर वीक, उसके बाद टोटल, लेकिन जो ड्यूरेशन ईयर का होना चाहिए वो आपका काउंट होता है, मीन्स 30 आवर पर वीक, और जो टोटल जो भी आपके वीक्स होते हैं ईयर में, वो जो ऑन एवरेज 30 आवर होना चाहिए। वेकेशन टाइम पे आप ज़्यादा कर लो, लेकिन ऑन एवरेज जो है वो 30 आवर पर वीक से थ्रू आउट द ईयर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको भाई परमिट, आप एम्प्लॉयर से बोल दो भाई कि ठीक है मैं ज़्यादा कर लूँगा, लेकिन मैं 30 आवर पर वीक जो भी है उतनी ही सैलरी आप मुझे दो, जो भी, क्योंकि ऑफिशियल आपका इतना ही होना चाहिए। देखो इसमें गलत कुछ नहीं है, सीधी बात है। आप कम करते हो ज़्यादा करते हो वो भी गलत है कि आप ज़्यादा कर रहे हो, तो वो तो फिर वो भी क्या कहते हैं वायोलेशन है, मतलब वो गलत करेंगे। तो इसके चीज़ के लिए भाई तो मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि आपको 30 आवर पर वीक ही आप कर सकते हो एज ए स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका स्टूडेंट का स्टेटस है तो गलत काम मत करना यहाँ पे, ठीक। और अगर आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन चाहिए बिल्कुल, तो आप मिग्री को बिल्कुल मेल करके आप पता कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल migri@migri.fi पे। ओके ओके भाई, और कोई क्वेश्चन? चलिए आपके क्वेश्चन नहीं तो मैं कर लेता हूँ भाई। बेटा आपसे मैं बहुत दिन से बात करना चाह रहा था, आज मिला है। यूके बेटा, मेरा बेटा यूके जा रहा है मास्टर्स यूनिवर्सिटी, प्लीज प्लीज गाइड। ठीक है आप, अच्छा जी परमिल को, अच्छा भाई ठीक है बात कर लूँगा मैं यार, परमिल जी बात कर लूँगा मैं, ठीक है ना। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट आपका, I am Fez from Bangladesh. I came to Finland only in November. B permit as a student. Then next year I changed I completed my bachelor degree, switched to work permit. My question is, can I apply for PR before 2026? Please reply my message. भाई देखो, पीआर की जो रिक्वायरमेंट है वो बता चुका हूँ मैं, ठीक है, पीआर की रिक्वायरमेंट बता चुका हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए पीआर की रिक्वायरमेंट। 4 ईयर्स में वो लोग केवल पीआर ले सकते हैं जिनकी सैलरी 40,000 यूरो से ज़्यादा है पर एनम, या जिन्होंने क्या हुआ ऑलरेडी 2 ईयर्स आप जहाँ पे जॉब कर चुके हैं फिनलैंड में, ठीक है ना, ठीक। बात सैलरी की बात कर रहा हूँ, तो 4 ईयर्स में मिल जाएगा, अदर देन दैट आपको फिर 4 ईयर्स में नहीं मिलेगी, ठीक है ना, आपको फिर 6 ईयर्स वेट करना पड़ेगा, ठीक। इवन फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी सैलरी मान लीजिए 70,000 है या 80,000 पर एनम है, मान लो, ठीक है, तो मान लीजिए मैं एलिजिबल हूँ पीआर के लिए, ठीक, और मान लीजिए मेरी वाइफ जो जॉब नहीं करती, मेरे पे डिपेंड है, पैसे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फंडिंग दिखा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन वो जॉब नहीं कर रही है, वो तो दो ही कंडीशन में मिल सकता है ना, या तो आपकी 2 साल की जॉब हो या फिर आपकी 40,000 यूरो आपकी सैलरी हो, तो दोनों वो अगर फुलफिल नहीं करेगी तो उसको भी 6 ईयर्स में ही लेना पड़ेगा। आप इस बात को बिल्कुल क्लियर समझो, ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 साल में मिल जाएगा तो डिपेंडेंट को भी 4 साल में मिल जाएगा। माइनर्स के लिए अलग है, बच्चों के लिए तो उसके भी फिर से बना दूंगा मैं, फिर से मैं ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूँ पीआर के लिए, फिर से एक बार बता दूंगा। ओके, ईयर कैलकुलेशन का भी मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ चेक करो वीडियो के कितने आवर्स आप काम कर सकते हो, प्लीज़ आप चेक करो, ठीक है ना। ईयर्स कैलकुलेशन का मिग्री की वेबसाइट पे क्लियर लिखा हुआ है वर्किंग आपका, ठीक है ना। स्टूडेंट जो आप डालोगे ना, स्टूडेंट आपके वर्किंग आवर्स आप मिग्री की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। आप केवल गूगल पे डाल दो कि मतलब पार्ट टाइम वर्क आवर्स फॉर स्टूडेंट इन फिनलैंड, सो और साथ में मिग्री भी डाल दोगे तो आपको आ जाएगा पूरा लिखा हुआ, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो मैं डिस्कस कर लूँगा, एक शॉर्ट बना लूँगा और आपको चल जाएगा, ठीक है भाई। ओके, चलिए 1-2 क्वेश्चन में और कवर कर लेता हूँ।
कैन यू हेल्प मी गेट अ जॉब एज। मैं जॉब में हेल्प नहीं कर सकता है भाई। आप देखो मैं सब कुछ चाहता हूँ यार। देखो अगर मेरे पास होगी तो मैं क्यों नहीं करता भाई। इतनी अगर मेरे पास होती या मेरे पास इतनी पावर होती कि सबकी जॉब लगाए तो क्यों नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। जॉब तो आपको खुद पानी होती है। मैं आपको बस सही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई बाबर जी तो आप मैसेज तो करो क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। योर इन्फॉर्मेशन अमेजिंग भाई ऋषभ, थैंक यू भाई। ओके भाई शेख भाई क्या लिख रहे हो। आई मीन स्पो आई हैव एन एंटरप्रेन्योर वीज़ा दिस आई गॉट वीज़ा 2 years। Shall I follow up Migri aggressively or need to keep patient? I applied for renewal test status showing नहीं। आप मिग्री से बात कर सकते हो। एनी वीज़ा और परमिट आपको लगता है कि टाइम हो गया है ज़्यादा तो आप मिग्री को मेल करके पता कर सकते हो कि क्या है भाई स्टेटस, क्यों टाइम लग रहा है। एनी ये आप पूछ सकते हो। इज देयर एनी डॉक्यूमेंट, एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट। आप मतलब आई कैन सबमिट कुछ भी पूछ सकते हो ना। क्या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए आपको जो मैं सबमिट करूं या कोई प्रॉब्लम। अगर आपकी बहुत देर हो रही है परमिट में तो आप बिल्कुल मेल कर सकते हो। ठीक है ना। सिक्योर्ड ईमेल से migri@migri.fi। आप मिग्री की वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन होता है सिक्योर्ड ईमेल। तो सिक्योर्ड ईमेल पे क्लिक करोगे तो पहले अपना ईमेल आपको डालना पड़ेगा। उस ईमेल पे आपके पास लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको मैसेज करना होता है मिग्री को। तो आप वो मैसेज कर सकते हैं मिग्री को। ठीक है ना। बिल्कुल। ओके। एम आई एलिजिबल फॉर PR भाई आपका कोई क्वेश्चन तो आया नहीं है। आई हैव कंटिन्यूस रेजिडेंस परमिट फॉर 4 years वैलिड अंटिल 2029। बात ये नहीं है कि आपका परमिट कब तक वैलिड है। बात ये है कि क्या आप ऑलरेडी 4 years यहाँ पे कंटिन्यूसली रह चुके हैं फिनलैंड में। आगे कितना वैलिड उसकी वो मैटर नहीं करता। मैटर इज कि आपको PR की रिक्वायरमेंट है कि 4 years ऑफ आपका रेजिडेंस होना चाहिए ऑन ए परमिट। अदर देन दैट यू हैव टू प्रूव फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ठीक है ना भाई। ये नहीं कि अभी आप आए और 4 साल का परमिट आप सोचो PR नहीं। PR के लिए एलिजिबल आप प्लीज जरा इस चीज को क्लैरिफाई भाई। क्लियर है बिल्कुल। 4 साल आप ए परमिट पे रह लोगे उसके बाद ही फिर PR के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में फाइनेंशियल जो प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आप सैलरी आपकी लेकिन ध्यान रखना 4 साल बाद वही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 40,000 यूरो से ज़्यादा सैलरी है प्लस 2 साल आप प्लस जो वर्क परमिट पर ऑलरेडी रह चुके हैं। ओके यस। गुड मॉर्निंग भाई। आप क्वेश्चन पूछो। आप लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में करता रहूंगा यार तो सोचो कितना टाइम हो जाएगा। ठीक है ना। ओके चलिए अभी इतना कवर कर लेता हूँ। अगर एक आध क्वेश्चन कोई और आपका है। न्यू एक्सटेंड TRC कब तक आता है। डिपेंड करता है कि स्टडी का जो भी है डिपेंड करता है आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, क्या है आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, सब कुछ फाइनेंशियल प्रूफ आपने दिखा रखा है, ट्यूशन फी आपने जमा की हुई है, सारे प्रूफ आपने दिखा रखे, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। इन जनरल मास्टर्स डिग्री वालों का जल्दी आ जाता है, उसका बैचलर डिग्री वालों का आता है, फिर वोकेशनल कोर्स और उसका डिप्लोमा का वो चेक करते हैं कि ऐसा ना हो या कोई ऐसे पहुंच जाए बस फिनलैंड जाने के लिए ही बस केवल स्टडी करने आ रहा है, इसे पढ़ना लिखना नहीं है। ठीक है ना। ओके। एक वीक में आपका कोई नहीं आएगा क्या कहते हैं अगर आपका स्टडी का टाइम लगता है स्टडी वीज़ा के लिए। ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए भाई। ओके आई ऑलरेडी है PR इन फिनलैंड। स्मॉल क्वेश्चन व्हेन कैन आई अप्लाई फॉर कार्ड रिन्यूअल इट्स थ्रू विच लिंक। अगर आपके पास PR ऑलरेडी फिनलैंड का है, पहली बात बता दूं PR कभी एक्सपायर नहीं होता है। ठीक है। PR मीन्स परमानेंट रेजिडेंस, तो आप परमानेंटली फिनलैंड में रह सकते हो। एक्सपायर क्या होता है। कार्ड, जो कार्ड मिलता है चूंकि उसमें चिप लगी होती है तो कार्ड की वैलिडिटी कोई भी कार्ड है ठीक है फिनलैंड का मैक्सिमम वो आप 5 साल यूज कर सकते हो कि जनरली ये माना गया है 5 साल उसकी चिप खराब हो जाती है तो आपको केवल कार्ड चेंज करना है, कार्ड रिन्यूअल कराना है। आपको PR रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है, केवल कार्ड का रिन्यूअल होता है। ठीक है। वो कार्ड आप रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है। इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, शॉर्ट बना चुका हूँ। तो आपको PR अगर आपके पास है तो PR आपका कोई रिन्यू नहीं कराना है, आपको केवल कार्ड रिन्यू कराना है भाई। ठीक है। बिल्कुल आपने सही बोला भाई इंद्रानील जी, आपने बिल्कुल सही बोला। आपको कार्ड रिन्यू कराना है लेकिन वो भी आपको 5 years के बाद। ठीक। और आप डायरेक्ट उसमें देख सकते हैं मिग्री की वेबसाइट पे। ठीक है। लिंक है आपका कार्ड रिन्यू कराने के लिए। ठीक। आप चेक कर सकते हैं। ओके चलिए भाई। तो अब आज के मैं इतना ही, बस जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी वो भी दे दिया मैंने, कुछ क्वेश्चंस भी कवर कर लिए भाई। ठीक है।
थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। बाकी क्वेश्चन में अगले फिर हो सकता है कल लाइव आऊँगा तो कल कवर कर लूँगा भाई, ठीक है ना। थैंक यू, बाय।